हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान के संबंध में प्रश्न एमसीक्यू जो होंगे। लगभग आपके 110 से 15 एमसीक्यू होंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? जनता की संप्रभुता, बिल्कुल भारत के संविधान में जनता की संप्रभुता को दिया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य है, गणराज्य व्यवस्था है, राज्य के मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के नहीं हैं, वो जनता के मौलिक अधिकार हैं। राज्य को मौलिक अधिकार कोई प्राप्त नहीं है। तो इसलिए आपका विकल्प में सी जो है क्या है? सी आपका सही है। इसमें अगर व्याख्या की बात करें तो मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता के विकल्प में ABD के अतिरिक्त वही सब दिया गया है, तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? कौन से ऐसे आधारभूत लक्षण हैं जिनको संशोधित नहीं किया जा सकता संविधान 368 के अंतर्गत? तो संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। दिए गए विकल्प में से इसको संशोधन नहीं किया जा सकता। इस मूलभूत ढांचा जो है, मूलभूत ढांचा का सिद्धांत आपके केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था 1973 में। तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो समय समय पर निर्धारित करती रहती है कौन मूल लक्षण है इसके। ठीक। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के विधि निर्माण प्रक्रिया विदेशी स्रोत है। विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया विदेशी स्रोत कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें अगर व्याख्या इसकी देखें तो विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन से ही संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विकल्प सी इसमें आपका सही है। अगर इसकी व्याख्या हम देखें तो जब इसमें कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से अपनाया गया है, कनाडा से संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तथा अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में जिसका उल्लेख किया गया है, संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन को 356 में, और वित्तीय आपात 360 में इसका उल्लेख किया गया है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण की विशेषताओं में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तिकहरी नागरिकता जो है संघात्मक लक्षण की विशेषता में शामिल नहीं किया जाता। बाकी शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, निष्पक्ष न्यायपालिका, इसको संघीय उसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता में कौन नहीं है? जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है उसमें कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया? आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है, बाकी आपकी किया गया है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो सभा का गठन किया गया था संविधान सभा, कितने टोटल सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन के लिए चुनाव हुए। इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। इससे इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 सदस्य ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया तथा 4 सदस्यों को मुख्य आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार संविधान में कुल 389 सदस्य हुए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। विकल्प ए आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके HC मुखर्जी जी थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें जो था 8 बड़ी समितियों का गठन किया गया, उनके नाम दिए गए हैं तथा अन्य छोटी भी समितियां थी, लेकिन जो बड़ी समितियां थीं उनके बारे में देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 2 समितियाँ थी। ठीक, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
अगला प्रश्न है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संघ शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है भारत संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। 13 दिसंबर को इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें दिया गया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ, बैठक हुई प्रथम। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना या उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। और इसमें इसकी व्याख्या देखें तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या किया था? स्वीकार कर लिया था, जो इन्होंने पेश किया था। अब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है उसके हिसाब से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो अनुच्छेद 49 में ऐसा उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37 में ऐसा उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो आपके भाग 4 में उल्लेख किया गया, कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को प्रारंभ किया था। तो 18 के अंतर्गत उपाधियों के बारे में दिया गया है। अब इसमें प्रश्न अगला जो है 17 नंबर, के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। अगर आप इसको जैसे MCQ नहीं किए हैं तो क्या करेंगे? मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा, आप लिख देंगे स्वतंत्रता के अधिकार या निजता के अधिकार, इसके में लिख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो अनुच्छेद 47 में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये आपका 7 मौलिक अधिकार ही थे। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है, ये भी आपका सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में निलंबित होता है, ये सही है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका कोई भी गलत नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सही हैं आपके। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांत के प्रभुत्व को मंजूर करते हैं? तो मिनर्वा मिल्स केस में किया था, जो 1980 में आया था। इसमें कहा गया कि 1980 मिनर्वा मिल्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व के बीच समन्वय और संतुलन संविधान की आधारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने 42वां संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। यह धारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के ऊपर प्राथमिकता प्रदान करती थी। मिनर्वा मिल्स वाद में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेद 31 की स्थापना के पश्चात निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। अगला है, मतलब दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। 21 नंबर प्रश्न, जीवन का संरक्षण और व्यक्ति आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। जीवन का संरक्षण और व्यक्ति आज़ादी किस मौलिक अधिकार के अंग हैं? तो स्वतंत्रता के अंग हैं।
जो संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। 6 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है समता का अधिकार। कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 तक उल्लेख किया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आपकी घोषणा करता दिया गया है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किससे सौंपी गई है? तो आपके उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को सौंपी गई है। विकल्प डी आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार को रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। इसलिए जारी किया जाता है कि आप किस हैसियत से यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ठीक। अगला प्रश्न है सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं मार्शल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो परमादेश है। कौन सा? परमादेश। परमादेश रिट केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल हैं, के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या संबंधित कर्तव्य के दायित्व के पालन में चूक या इनकार करता है। अगला है नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावित किया गया? तो अनुच्छेद 16 में ऐसा उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है। इसमें व्याख्या की गई है कि अनुच्छेद 358, 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारी को प्रभाव का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है? तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु प्रयास नहीं शामिल किया गया। बाकी संविधान का पालन, देश की रक्षा, राष्ट्रगान का आदर, ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में 10 नए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश के आधार पर। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का त्याग संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 का में वर्णित है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 11 है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 1976 में ही जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका जो रहेगा वो संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध से प्रश्न रहेंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो 167 में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 167 में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कहा गया कि जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा। राज्यों के कार्यों के प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान करेगा। जबकि 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 164 में मंत्रियों के बारे में अब अन्य प्रबंध तथा 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन में उसकी घोषणा को कितने समय अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो 2 महीने में संसद द्वारा क्या किया जाना चाहिए? अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर उसे 2 माह के अंदर उसे अनुमोदित करना होगा। इससे अधिक समय के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है। तब यह 6 माह तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनमें से कोई भी आपातकाल स्वयं घोषित नहीं किया जा सकता, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, चाहे वो आपका राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वो आपका 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर हो, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करिए, मतलब क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपके आर वेंकटरमण जी थे, उसके बाद आपके
बीबी गिरी थे, फिर उसके बाद बीडी जत्ती, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक क्रम है इनका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो ये सब उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रमुख। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना प्राप्त है। अनुच्छेद 75(1) में स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है भरे इसमें जो है उतने ही विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। अगला प्रश्न है, उसमें क्रम देना होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आपकी जो पसंद का नेता है उसको आप नंबर 1 पे वोटिंग करिए, नंबर पसंद पहले लिखिए, फिर जो कम है तो 2, 3 सभी को देना पड़ता है, 4, 5 जितने भी मतदाता रहेंगे उतना देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदन की। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकेगा। ऐसा आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए तथा 14 दिनों के पूर्व लिखित सूचना के बाद पेश किया जाना चाहिए। संकल्प जिस दिन सदन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसको सदस्य के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा प्रस्तावित तथा कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। एक जो है आपका पेश करेगा, पास होगा, दूसरे उसकी जाँच करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो राज्यसभा को केवल नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना उसे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राष्ट्रीय हित में राज्यसभा अपने सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित मतदान द्वारा नवीन अखिल भारतीय सेवा को शुरू करने का अनुमोदन कर सकता है, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक अनुच्छेद 107(1) के अनुसार किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों को चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों में किस विधि का प्रयुक्त किया जाता है? तो भूभागीय प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है। अगला है, इसमें लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? वित्तीय समितियां कौन सी हैं? आपकी लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है तथा लोक उपक्रम समिति, तीनों वित्तीय समितियां हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। विशेष कार्य के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए करे तो उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने यह कहा है कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, तो गांधी जी ने कहा था। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। इसमें व्याख्या दी गई है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रतिपादन एम एन राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण ने किया था, परंतु इस सिद्धांत का व्यवस्थित समर्थन जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली जो होती है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। और संघीय प्रणाली में क्या पाया जाता है? संघीय प्रणाली में जो एकात्मक रहेगा उस शक्ति का संकेंद्रण रहेगा और संघीय प्रणाली में शक्ति का विभाजन रहेगा। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, ए का क्या होगा? सी, 2 का ए का डी, 2 का सी।
इसमें विकल्प देख लेते हैं। सी विकल्प दिया गया है। अध्यादेशात्मक में शक्ति का पृथक्करण, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध, संघीय प्रणाली में शक्ति का विभाजन और एकात्मक में शक्ति का संकेंद्रण होता है। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मतपत्रों को सबसे पहले प्राचीन यूनान में किया गया था। मतपत्रों का सर्वप्रथम प्रयोग रोम में 139 ईसा पूर्व में चुनाव में किया गया था, परंतु इसमें पूर्व यूनान के नागरिक मतपत्रों के रूप में टूटे फूटे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े के रूप में प्रयोग करते थे। 52 नंबर प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कब दी जाती है? जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, जिस हिसाब से इसमें बताया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में किसी राजनीतिक दल को मान्यता तब मिलती है जब चुनाव में कम से कम 4 राज्यों के कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त हुआ, या एक या एक से अधिक राज्यों में की लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त करता हो, या वह लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 2% सीटें प्राप्त करता हो। वह दल कम से कम 4 राज्यों में 4 राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान समय में 8 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है। कौन कौन से 8 राजनीतिक पार्टियां हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? तो 1975 में लागू किया गया था। 1975 में लागू किया गया था। 25 जून 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 316 के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। आयोग के सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो वो पद धारण करते हैं। पदावधि के दौरान सदस्य राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। इसमें दिया गया है कि राज्यसभा में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के 238 सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार है। लोकसभा चुनाव को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चुनाव संबंधित अन्य सभी कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। राज्यसभा की संरचना में क्या निहित है? आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम 248 प्रतिनिधि हैं। तो आपका इसमें दोनों सही है, ए और बी। अगर व्याख्या की बात करें तो 12 सदस्य जिन्हें साहित्य कला विज्ञान का अनुभव होता है उन्हें नियुक्त किया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है। 58 नंबर प्रश्न है, यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं तो इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल वर्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है। 10वीं अनुसूची संविधान के किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो 1985 में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल संबंधी कानून दिए गए हैं। कोई अगर दल बदल लेता है तो उसको अयोग्य घोषित ठहरा दिया जाएगा। किन कारणों से? राष्ट्रीय सुरक्षा नियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? 12 महीने है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत इसमें जो भी उल्लेख किया गया है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो 124 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 324, 329 तक निर्वाचन आयोग के गठन के रूप में उल्लेख किया गया है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। स्पीकर के पास, अध्यक्ष के पास होता है। अनुच्छेद 100 के 1 के अनुसार प्रत्येक सदन बैठक में संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों की अवधारणा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को बहुमत से किया जाता है। सभापति, अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमतः मत देगा, किंतु बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन के बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा?
60 दिनों तक। विकल्प सी सही है। 101(4) के अनुसार यदि कोई 60 दिन तक लगा अनुपस्थिति बिना बताए रहता है तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाता है। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा के नाम से किस वर्ष कर दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था हाउस ऑफ पीपल्स लोकसभा को नाम? तो 1954 में। 14 मई 1954 को लोकसभा नया नाम अपना लिया था, हाउस ऑफ द पीपल। अगला प्रश्न है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1973 में ऐसा किया गया था। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इसमें लोकसभा सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, स्पीकर। तो कैसे किसका निर्वाचन होता है आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो इसमें राष्ट्रपति का आपका जाएगा 1 में, और जो लोकसभा सदस्य होता है उसका वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का किसके द्वारा होता है? उस उपराष्ट्रपति का लोकसभा संसद द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अध्यक्ष, स्पीकर लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार सुमेलित रहेगा। अगला है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वास्तविक जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। आपका अनुच्छेद 163 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों को अधिनियमित करना। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य नियमों कानूनों को अधिनियमित करना है। विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। अब संघ, राज्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र उच्च न्यायालय दिया गया है। तो कहाँ किसके हैं इसको देख लेते हैं। पांडिचेरी, वर्तमान पांडिचेरी मद्रास उच्च न्यायालय का कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के संबंधित है। और लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के, दमन दीव जो है बम्बई उच्च न्यायालय के। तो अगर इसमें आपका देखें जो मिलान करने के लिए दिया गया है तो पांडिचेरी किसके अंतर्गत आता है? मद्रास के अंतर्गत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता के अंतर्गत। लक्षद्वीप जो है आपका वो केरल के अंतर्गत आता है, और दमन दीव बम्बई के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने त्रिभाषा समिति की सिफारिश की थी। इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो आयोग का गठन जो है, कोठारी आयोग का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में किया गया। अपनी रिपोर्ट 1966 में इन्होंने सौंपी थी। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं? तो शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार जो हैं ये शेयर बाजार की सूची में शामिल नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। इसमें 7वीं अनुसूची में इन सबका संघ और राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? सरकारिया आयोग ने। विकल्प सी सही है। 1983 में केंद्र और राज्य संबंध की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। और सरकारिया आयोग 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अध्यक्ष जो है न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो 1977 तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। उसके बाद आपकी जनता पार्टी आती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 335 में करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का, अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, उनका प्रभावी करने में सफलता का प्रभाव, तथा अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों के कृत्य कर रखने का उल्लेख किया गया है। अगला है अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण किया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। अगला है राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून किस प्रकार केंद्र का भी कानून बनता है? तो केंद्रीय कानून बनने के लिए जाने से पहले यदि विधानसभा इसे पारित होने के बाद इससे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। अगला इसकी व्याख्या अगर देखें
तो इसकी व्याख्या जो है बहुत लंबी दी गई है। इसमें कहा गया सत्य के पृथक्करण सिद्धांत को आंशिक रूप से मानते हुए संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विषयों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संपूर्ण विषयों को 3 सूची में रखा गया है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, इसमें अगर इसकी व्याख्या देखिए तो 1947 में भारत के सर्वोच्च स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद का अंतिम निजाम ओस्मान अली खान कौन था? ओस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल से ऑपरेशन पोलो शीर्षक से पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की गई। 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई से हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। 80 नंबर प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है? तो कुल 47 सीटों का आरक्षण किया गया है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटें क्रमशः लोकसभा में अनुसूचित जाति जो हैं 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों का आरक्षण किया गया है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अपना त्यागपत्र किसे? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, अनुच्छेद 56(1) के तहत। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। इनकी व्याख्या देखें तो जो इस पद पर 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक रहे। नफीसुल हसन दूसरे तथा मदन मोहन वर्मा 5वें विधानसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं, जो 30 मार्च 2017 से वर्तमान तक बने हुए हैं। प्रथम प्रसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1952 में प्रथम प्रसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसकी व्याख्या अगर देखें, प्रथम प्रसीमन आयोग का गठन 1952 में तथा दूसरा प्रसीमन आयोग का गठन 1962 में गठित हुआ। तीसरा का जो गठन हुआ 1973 में, चौथे का 2002 में गठन हुआ था। इसके बाद उसी के आधार पर अभी तक वोटिंग होती है। हरियाणा में विधानसभा की सीट उतनी है जितनी की कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। हरियाणा विधानसभा में 90 सीट हैं तथा इतनी ही सीट छत्तीसगढ़ में भी है। पंजाब में 117 है, उत्तराखंड में 70 है तथा तेलंगाना विधानसभा में 119 सीट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारत का लोक लेखा जो है अनुच्छेद 263, भारत की संचित नीति 268, भारत का महान्यायवादी आपका अनुच्छेद किसमें है? कौन सा सुमेलित है कह रहा है। तो इसमें जो है ये सब गलत दिए गए हैं। अब भारत की आकस्मिकता निधि जो है वो अनुच्छेद 267 में दिया गया है। अगर इसकी व्याख्या देखें 267 के तहत स्थापित है। लोक लेखा का प्रावधान 266(2), भारत की संचित नीति का प्रावधान 266, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। अब अगला प्रश्न जो है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन, तो ये आवश्यक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर किया जाता है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न समस्त विवादों की जांच विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। भारत के उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 25 है। 231 के तहत संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है वह आवेदन करेगा, अंग्रेजी में करेगा। 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन की भाषा अंग्रेजी है। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में आता है तो वह अंग्रेजी भाषा में आवेदन करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, सही है। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के में 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 25 सामान्य न्यायाधीश हैं, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय स्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो भारतीय राष्ट्रपति की सलाह से कहीं और इसकी बैठक कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो है क्या है? सही है। भारत एवं विदेशी देशों के बीच विवादों के ऊपर तक सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र तक फैले हैं, गलत है। तो इसमें आपका 1 और 3 विकल्प जो है वो सत्य है, बाकी के गलत हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद महाभियोग प्रस्तावित किया गया था। तो जस्टिस रामास्वामी थे। ये उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। भारत संसद में महाभियोग के प्रस्ताव को पेश किया गया, किंतु यह प्रस्ताव अंततः पारित नहीं हो पाया।
91वें प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है। तो पेंशन किस पे प्रभारित की जाती है? भारत की संचित नीति पर। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचित नीति पर भारित किए जाते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वेतन भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, किसी न्यायालय के मध्यस्थता अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु उपेक्षित राशियां तथा अन्य कोई व्यय जो संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों तक सेवा आवश्यक होती है? 5 वर्षों तक। अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद पर नियुक्ति का पात्र बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष? 5 वर्ष तक करना होता है। अगर इसमें व्याख्या वही दिया गया है, अगर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रहा है तो उसको भी नियुक्ति दी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें संविधान के 102वें संशोधन कानून जो है पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो यही इसमें उल्लेख किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है और आर्थिक जो पिछड़ों का 15% आरक्षण, 15 नहीं है 10% आरक्षण है, 100वां संविधान संशोधन जीएसटी द्वारा लागू करना है, तो ये भी गलत है। तो इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, संविधान के 103वें संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण, जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2012 इस भी ये सुमेलित नहीं है। बाकी परिवार न्यायालय 1984, ग्राम न्यायालय 2009, मोबाइल कोर्ट 2007 सुमेलित हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण हेतु हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसकी सहयोगी पीठें हैं। अगला प्रश्न आपका जो है, भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सुशासन सूचकांक का पहला संस्करण कब जारी किया था? तो 25 दिसंबर 2020 को पहला जारी किया था। इसमें सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 50 संकेतकों पर आधारित सुशासन सूचकांक विकसित किया। इस सूचकांक को पहली बार 25 दिसंबर 2020 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जिला उपभोक्ता फोरम कितने मूल्य तक के मामलों की सुनवाई करता है? तो 20 लाख से कम मूल्य तक जिला उपभोक्ता फोरम सुनवाई करता है। इसकी व्याख्या देखें तो भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। वर्तमान में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू है। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जिला प्रशासन का मुखिया आपका जिलाधिकारी होता है। जिला प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इकाई है। जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर अथवा जिलाधीश या जिलाधिकारी होता है। भारत के किस राज्य में जिलाधिकारी को समाहर्ता कहते हैं? तो महाराष्ट्र में समाहर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी किसके निर्देशन, अधीक्षण तथा नियंत्रण में कार्य करते हैं? जिलाधिकारी के। जो तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी, ये जिलाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। जिलाधिकारी जिले में राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। वह भू राजस्व तथा शासन के बकाया धन की वसूली के लिए उत्तरदायी होता है। अतः इसमें अधिकारी कर्मचारी जिलाधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं। जिला प्रशासन के कार्य क्या हैं? शांत व्यवस्था स्थापित करना, स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था करना, भूमि प्रशासन, उपयुक्त सभी इसमें उल्लेख हैं। अगर इसकी व्याख्या देखें तो इसमें कहा गया है, सचिवालय से परे राज्य सरकारों के अधिकांश विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय जिले पाए जाते हैं। जिला प्रशासन इन विभागों को सम्मिलित गतिविधियों का केंद्र है। जिला प्रशासन के कार्यों में उपयुक्त अतिरिक्त अपराधों का नियंत्रण, राजस्व निर्धारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा आपदाओं के सामना करना आदि होता है। 101 नंबर प्रश्न है, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका होती है? राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में होती है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला प्रशासकीय अधिकारी के रूप में होती है। इसकी व्याख्या में वही दिया गया है जो मैंने बताया। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। अब है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्य वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है,
1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? नगर पालिका आपकी होती है। कौन सी होती है? नगर पालिका। नगर पालिका 1 लाख से ज़्यादा किंतु 10 लाख से कम होती है। 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों को नगर निगम कहा जाता है। भारत के संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? 74वां संविधान संशोधन 1992। इसको भाग 9A में जोड़ा गया है। साथ ही 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र शामिल हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं? ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है। ये जो है उसी में आगे जोड़ दिया गया है जो उल्लिखित है। अगला है, भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज जो है भारत में आधिकारिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। 1992 में इसको भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। विकल्प सी आपका सही है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो आपका हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का सर्वप्रथम महिला सरपंच है? ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच छवि राजावत हैं। राजस्थान के सोडा गांव की छवि राजावत पहली महिला सरपंच है जो वर्ष 2010 में सरपंच बनी थी। उल्लेखनीय है कि छवि राजावत MBA डिग्री प्राप्त प्रथम महिला सरपंच है। 111 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मद्रास में की गई थी। मद्रास में 1688 में नगर निगम की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1726 ईस्वी में इसी तरह के नगर निगम की स्थापना बम्बई और कलकत्ता में की गई थी। 112 में है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने 2 स्तरीय पंचायतों के गठन का प्रावधान किया था? तो अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय पंचायतों का प्रावधान किया था। अगला प्रश्न है, राज्य के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो 243 का के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद में की गई है। इसकी व्याख्या जो है मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे बस इतना ही। आप लोग इसे उम्मीद है पूरा देखेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।